हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ओबीजी क्लास। तो जैसा कि हम लोग क्लासरूम में पढ़ रहे थे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है एंटीनेटल केयर। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो भी केयर एक मदर को दी जाती है उसे हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। नेटल का मतलब होता है डिलीवरी और एंटीनेटल का मतलब होता है प्रेगनेंसी। और ऐसे ही इंट्रानेटल की बात करें तो इंट्रानेटल का मतलब है ड्यूरिंग लेबर और ड्यूरिंग डिलीवरी। और आफ्टर जो नेटल मतलब आफ्टर डिलीवरी को हम बोलते हैं पोस्टनेटल या फिर पोस्टपार्टम। तो इस क्लास में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे एंटीनेटल केयर के बारे में। यानी जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या एग्जामिनेशन कराना है, कितनी बार हॉस्पिटल में विजिट के लिए जाना है, और कितने उसको कितनी स्लीप लेनी है, क्या इम्यूनाइजेशन कराना है, क्या नहीं लेना है, क्या क्या चीजें उसे अवॉइड करनी है, कितना उसको वॉक करना चाहिए, या क्या क्या डाइट उसे लेना चाहिए, क्या चीजें उसे निग्लेक्ट करनी है, क्या क्या चीजें उसको अपनी डाइट में क्या कंज्यूम करना है। ये सारी बातें हम क्या पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं, एंटीनेटल केयर के बारे में ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे उसकी डेफिनेशन के बारे में। तो एंटीनेटल केयर एक कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर है या नर्सिंग केयर है, जिसमें क्या किया जाएगा, जिसमें हम लोग जब जब से मदर कंसीव करती है, जिस दिन से मदर कंसीव करती है और जब तक वो डिलीवर नहीं कर देती, जब तक वो क्या नहीं कर देती, जब तक वो लेबर यानी कि जब तक वो डिलीवरी नहीं कराती, तब तक उसे एंटीनेटल केयर यानी उस दौरान तक उसे केयर की जरूरत होती है, और उस केयर को ही हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। ठीक है। और लेबर का मतलब क्या है? लेबर का मतलब है वो डिलीवरी, इस कंडीशन में बच्चा डिलीवर हो जिसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज ना किया गया हो और ना ही हमने खुद बच्चा पैदा कराया हो, यानी कि वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली बेबी जब डिलीवर होता है उसे हम लेबर कहते हैं। तो यानी कि जब मदर ने कंसीव किया तब से लेकर के जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हुई तब तक जो केयर दी गई उसे हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। इसका मेन गोल क्या होता है, क्या जरूरत है कि हम एंटीनेटल केयर करते हैं? तो मेन जो जरूरत है या मेन गोल जो है वो ये है कि ताकि प्रेगनेंसी नॉर्मल रहे और कोई भी कॉम्प्लिकेशन उस दौरान ना आए। मेन और हम उसके गोल्स और अच्छे से डीपली पढ़ेंगे अब कि मेन गोल क्या है एंटीनेटल केयर का, कि मदर को क्या हो, मदर और बेबी दोनों ही हेल्दी रहें। अगर उसे इस दौरान यानी मदर को अगर इस दौरान यानी कि जब वो प्रेग्नेंट है, जब हम उस दौरान उसे केयर दे रहे हैं, तो जो भी बेबी डिलीवर होने वाला है वो क्या होगा, वो मेंटली और फिजिकली दोनों ही वेलबींग होगा। और साथ ही साथ उस जो मदर है उस अगर वो फिजिकली फिट होगी तभी बेबी क्या हो पाएगा, फिजिकली और मेंटली क्या हो पाएगा, बेबी डिलीवर हो पाएगा हेल्दी। ठीक है। उसके बाद क्या है, अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन का मतलब है कि जब आप विजिटिंग पे जाएंगे, एंटीनेटल केयर लेंगे, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, तब ही आपको क्या है ये पता लग पाएगा, अर्ली पता चल जाएगा कि कोई हाई रिस्क तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कोई हाई रिस्क कंडीशन है, या मदर को कोई ऐसी कंडीशन है जो हो सकता है बच्चे में डिलीवर हो जाए। तो ये सारी चीजें अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, पहले ही पता चल जाएगा, तो उसका ट्रीटमेंट भी लिया जा सकता है, उसका प्रिकॉशंस भी लिया जा सकता है, और डिलीवरी के बाद या डिलीवरी के समय कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, एंटीनेटल के दौरान ही हम मदर को एजुकेट करते हैं, हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत सारी एजुकेशंस देते हैं, जैसे कि उसे क्या डाइट फॉलो करनी है, कितना क्या हाइजीन फॉलो करना है, पर्सनल हाइजीन के बारे में उसे बताना है, और हम उसे नॉलेज देंगे न्यूबॉर्न केयर के बारे में। क्योंकि जो प्राइमरी ग्रेविडा यानी कि जो फर्स्ट टाइम जिस भी मदर ने कंसीव किया होगा, हो सकता है उसको न्यूबॉर्न की केयर के बारे में ज्यादा नहीं पता होगा। तो इसी दौरान जब वो हमारे पास विजिटिंग पे आएगी, मतलब हॉस्पिटल में आएगी, तो उसी समय हमें उसे हेल्थ एजुकेशन के थ्रू हमें क्या बताना है कि न्यू बॉर्न केयर कैसे करनी है, जी बेबी आपका डिलीवर होगा, कौन से क्लोथिंग उसको पहनाना है, या फिर क्या क्या चीजें उसे अवॉइड करानी होगी, कैसा कंफर्ट जोन उसे देना होगा, ये सारी चीजें हम हेल्थ एजुकेशन में देंगे। उसके अलावा क्या है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट। हम मदर को गाइड करेंगे कि क्या क्या एसेंशियल सप्लीमेंट उसे लेना है, बैलेंस डाइट उसे लेनी है। ये बात हम उसी दौरान जब भी हमारे पास में मदर एंटीनेटल केयर के लिए आएगी तो हम ये सारी चीजें करवाएंगे और उसे बताएंगे। क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है एंटीनेटल केयर करने की? तो एंटीनेटल केयर करने से क्या होता है कि रिड्यूस होती है मैटरनल और न्यू
न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जब भी जो पहले का टाइम था, जब उस समय आपके हॉस्पिटल में विजिटिंग नहीं करते थे लोग, तो बहुत सारे बेबीज बर्थ भी होते थे और बहुत सारे डेथ भी होती थी। लेकिन अभी क्या हो गया है, पहले से ही जब भी मदर क्या होती, कंसीव करती है, वो काउंसलिंग लेती है, वो केयर के लिए जाती है, तो उस दौरान बहुत सारी केयर पहले दे दी जाती है, तो इतने कॉम्प्लिकेशंस होते नहीं हैं, बेबीज हेल्दी पैदा होते हैं, तो उतने कॉम्प्लिकेशंस अब नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि एंटीनेटल केयर मदर जो है वो लेने लग जाती है। प्रमोट सेफ डिलीवरीज, इसी दौरान जब मदर आपके विजिटिंग पे आएगी, तो हम क्या करते हैं, मदर को ऐसा प्रिपेयर करते हैं कि वो जो डिलीवरी करने वाली है वो सेफली डिलीवर बेबी को कर पाए। आई होप ये बहुत क्लियर हो रहा होगा, सबको समझ में आया होगा कि एंटीनेटल केयर क्या है। एंटीनेटल केयर का मतलब है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो भी केयर दी जा रही है, वो क्यों दी जा रही है, इसलिए दी जा रही है ताकि जब वो डिलीवरी के लिए जाए तो वो सेफली बेबी को डिलीवर कर पाए। ठीक है, उसके बाद है टाइमलाइन और शेड्यूल ऑफ एंटीनेटल विजिट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कितनी विजिट, एक मदर को कितनी बार जाना है हॉस्पिटल, कब कब उसे दिखाना है। तो अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइन, अ नॉर्मल प्रेगनेंसी रिक्वायर अ मिनिमम ऑफ 4 ANC विजिट, 4 बार मिनिमम 4 टाइम विजिट WHO के अकॉर्डिंग बताई गई है। ईच विजिट सर्व्स अ स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक पर्पस। इन चारों विजिटिंग का मतलब क्या है, कुछ स्पेसिफिक मतलब है इन विजिटिंग का। तो पहली जो विजिट होगी वो होगी लगभग बिफोर 12 वीक्स, यानी 12 हफ्ते से पहले पहले। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। हम सभी जानते हैं प्रेगनेंसी में जो है वो 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, 9 मंथ की प्रेगनेंसी है, 3 ट्राइमेस्टर है। जो पहला ट्राइमेस्टर है उसमें आपको पहली विजिट लेनी है। ठीक है, पहली विजिट जो है वो आपको पहले ट्राइमेस्टर में ले लेनी है। इसमें क्या होगा, इस विजिटिंग में, जैसे जब इस विजिट में जब जाएगी लेडी, तो क्या पर्पस है, मेन पर्पस है कि जब आप जाएगी लेडी तो उससे कंफर्मेशन होगा, कंफर्म करने के लिए वो लोग USG करेंगे। हो सकता है अगर बहुत अर्ली स्टेज में गई है अगर लेडी, तो उसका ट्रांस वजाइनल क्या करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं। और अगर थोड़ा सा टाइम मतलब 4 to 5 वीक हो चुके हैं, लगभग 1 महीना हो चुका है, तो USG एब्डोमिनल भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या पता चलेगा, ये देखेंगे कि कितना क्या वेट है मदर का, कितना बीपी है, मतलब नॉर्मल है बीपी, ऐसा तो नहीं है कि उसको हाइपरटेंशन जैसी कोई कंडीशन तो नहीं है। और सही तरीके से हम जेस्टेशनल एज कंटिन्यू करके ये बता पाएंगे कि कब तक आपकी डिलीवरी होगी। तो ये फर्स्ट विजिट है जो कि कब होनी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि बिफोर 12 हफ्ते से पहले पहले ये विजिट हो जानी है। टोटल विजिट कितनी है, 4। किसके अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग। और ये मिनिमम विजिट्स है, इससे ज्यादा भी विजिट हो सकती हैं। ठीक है, फिर थर्ड जो आपकी सेकंड विजिट रहेगी वो रहेगी आपकी लगभग कौन से सेकेंड ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर हम वीक्स की बात करें तो 14 to 26 वीक। जो सेकेंड विजिट है वो कब होगी आपकी, 14 to 26 वीक में ये विजिट कराई जाएगी। और ये मतलब लगभग सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये होगी। ये पूरे 9 मंथ्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपके क्या हो रहे हैं, 3 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं, यानी कि एक ट्राइमेस्टर कंप्लीट। जो एक ट्राइमेस्टर है उसमें कितने मंथ्स आ रहे हैं, उसमें 3 मंथ्स आ रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली 9 मंथ की प्रेगनेंसी हो जाएगी। उसके बाद थर्ड जो विजिट है वो आपकी थर्ड ट्राइमेस्टर में होगी। ठीक है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में होगी और उसका क्या वीक रहेगा, वो रहेगा 28 to 34 वीक्स। तो 28 to 34 वीक्स थर्ड सेमेस्टर रहेगा। इसमें हम बच्चे के ग्रोथ को देखेंगे, मतलब फीटोस्कोप से हम क्या कर चेक करेंगे, उसके हार्ट रेट को चेक करेंगे। ठीक है, और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, ये सारी चीजें देखेंगे कि ऐसा तो नहीं हो रहा है, मदर का ब्लड ग्रुप जो ब्लड है वो HB वगैरह भी एक बार हम और चेक कर लेंगे, क्योंकि लास्ट स्टेज है ये। हो सकता है कि ये हमें जरूरी पता होना चाहिए कि इस समय HB कितना है, क्योंकि जब डिलीवरी के टाइम पे अगर HB कम होता है तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। तो हमें ब्लड चेक करना होगा इस दौरान, और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, ये सारी चीजें हमें USG भी लास्ट में करना है। और फिर जो फोर्थ विजिट होती है आपकी, अगर मदर के 36 वीक हो गए हैं या फिर बिल्कुल टर्म, बिल्कुल जस्ट डिलीवरी का जो EDT डेट दी गई थी, जो डिलीवरी का टाइम बताया गया था, उस समय एक विजिट के लिए आपको आना है। मतलब जैसे मान लीजिए आपकी 10 को डिलीवरी होनी थी और आप अब उसके नियर बाय ही आएंगे, 7-8 को आप आएंगे एक बार। अगर अब तक डिलीवरी नहीं हुई है तो उस टर्म पे आके आप चेक कराएंगे।
बच्चे का प्रेजेंटेशन की बच्चे की क्या पोजीशन है, ऐसा तो नहीं बच्चा ब्रीच में है, उल्टा तो नहीं है, ये सारी चीजें हम आके पता करेंगे, बात करेंगे डॉक्टर से, और डॉक्टर क्या करेंगे, आपके जो भी चीजें हैं उसको चेक करके ये देखेंगे कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेबर के लिए अब जस्ट टाइम आ चुका है। तो ये 4 विजिट्स आपकी रहने वाली हैं। ठीक है, तो पहली विजिट आपकी कब होगी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, दूसरी जो आपकी विजिट होगी वो आपकी सेकंड ट्राइमेस्टर में, और तीसरी आपकी थर्ड ट्राइमेस्टर में होगी, और चौथी जस्ट जब टर्म हो जाएगा, जस्ट डिलीवरी होने जा रही होगी, उससे कुछ टाइम पहले हम आके क्या करेंगे, विजिट करेंगे हॉस्पिटल में। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज क्लिनिकल हिस्ट्री टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। क्या करेंगे हम, जब हमारे पास में लेडी आएगी तो हमें क्या करना है, हमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहली चीज है कि क्लिनिकली हिस्ट्री को कलेक्ट करना है, मतलब उसकी पर्सनल हिस्ट्री लेनी है, उसकी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लेनी है, उसकी मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री लेनी है, और उसकी फैमिली हिस्ट्री हमें लेनी है। तो पर्सनल डिटेल्स में हम क्या क्या चीजें देखेंगे, हम मदर का एज देखेंगे, ऑक्यूपेशन देखेंगे। एज और ऑक्यूपेशन देखना इसलिए जरूरी है कि कितनी एज में लेडी जो है उसने कंसीव किया है, क्योंकि अगर एडवांस एज में मदर ने कंसीव किया है तो वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उसमें उस प्रेगनेंसी में हो सकते हैं, इसलिए हम एज और ऑक्यूपेशन का भी बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए हम ऑक्यूपेशन को भी देखेंगे उसके। बाकी उसका सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस देखेंगे कि जो मदर है वो किस स्टेटस में है। ठीक है, उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा उसके खाने पीने में, इसलिए हम उस सारी चीजों को पता करेंगे। उसकी मैटरनल एज देखना है हमें, और अगर कोई ये सारी चीजें हम क्यों देख रहे हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि कोई हाई रिस्क में मदर तो यहाँ नहीं आई है। तो इससे हमें बहुत ज्यादा क्या मिलेगी, बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस करने के लिए ये सारी चीजें हम हिस्ट्री में लेते हैं। उसके बाद है ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री। ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री में हमें ये देखना है कि ये रिकॉर्ड बनाना है कि अब तक उसकी कितनी पास्ट प्रेगनेंसीज रही हैं, कितनी उसने लाइव प्रेगनेंसी दी है, मतलब कितने बच्चे उसके नॉर्मली हुए हैं, कितने सिजेरियन हुए हैं, या फिर उसका कोई कॉम्प्लिकेशन पहले तो नहीं था, कोई पीपीएच यानी पोस्ट पार्टम हेमरेज तो पहले नहीं हुआ था। ये सारी हिस्ट्री हमें किस में लेनी है, ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री में लेनी है। उसके बाद मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री में हमें क्या देखना है, हमें यह देखना है कि मदर को कोई क्रॉनिक कंडीशन, मेडिकल कंडीशन या सर्जिकल कंडीशन तो नहीं रही है, पहले उसको कभी डायबिटीज या फिर उसको थायराइड तो नहीं है, या उसकी पहले कोई सर्जरी तो नहीं हुई है जो पेल्विस में हुई हो, या कोई एब्डोमिनल मेजर सर्जरी, ऐसी कोई सर्जरीज उसको पहले तो नहीं हुई थी, इसकी भी हिस्ट्री हम टेकिंग करेंगे। उसके बाद क्या है, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम देखेंगे कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। ठीक है, ये देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि मदर को कोई पहले से कोई डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है जो बच्चे में आ सकता है, या ट्विंस बेबी तो नहीं हुए थे, या कोई डायबिटीज की कंडीशन तो नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली इस प्रेगनेंसी को भी अफेक्ट कर सकता है, इसलिए हमें ये सारी चीजों को देखना होगा। अच्छा, जो ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री होती है उसमें हम जो है वो क्या चीज को देखते हैं, GT PAL को देखते हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं, G का मतलब क्या है, हम देखते हैं कि कितना ग्रेविडा, यानी पहली प्रेगनेंसी, दूसरी प्रेगनेंसी, तीसरी प्रेगनेंसी। ग्रेविडा का मतलब है प्रेगनेंसी। T का मतलब है कि टर्म बर्थ है, ठीक है, कितने टर्म पे बर्थ हुए हैं पहले। ठीक है, P का मतलब है प्री टर्म बर्थ, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि पिछला कोई बच्चा जो है वो प्री टर्म हुआ, 7वें महीने में तो नहीं हुआ था, या कितने अबॉर्शंस हुए थे, या कितने लाइव बर्थ अभी भी हैं। ये सारी चीजें आपकी ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री में आती है, तो हम उसे कैसे डिनोट करते हैं, उसको डिनोट करते हैं GTPAL। इसमें हम ये देखते हैं कि कितनी बार लेडी प्रेग्नेंट हुई, कितने टर्म पे बेबीज हैं, कोई प्रीटर्म बेबी तो नहीं हुआ, कोई अबॉर्शन तो नहीं हुआ, या कोई, और कितने लाइव बर्थ बेबी हैं। ये सारी चीजें ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री में आती हैं। और ये एक चीज और ध्यान में रखनी है कि ये जितनी भी हिस्ट्री है ये सब प्राइवेट रखी जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हिस्ट्री जो भी आपने ली है उसको आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है उस हिस्ट्री को। नेक्स्ट है स्टेप वाइज फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, अब जो लेडी आई है हम उसका हिस्ट्री ले चुके हैं, अब हमें स्टेप वाइज उसका फिजिकल एग्जामिनेशन लेना है। ये देखना है कि लेडी जो भी है उसकी जनरल अपीयरेंस कैसी है, क्या उसकी बॉडी पेल तो नहीं हो रही है, येलोइश कलर का उसका टंग या उसकी आई तो नहीं है, या फिर उसके नेल्स येलोई तो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा दिख रहा है तो हो सकता है मदर को क्या हो, एनीमिया हो, या सीवियर एनीमिया के चांसेस हो सकते हैं। और ये सारी चीजें जॉइंटिस को भी क्या कर सकती है, डिनोट कर सकती हैं।
फिर क्या है, वेट एंड बीपी मॉनिटरिंग। हमें वेट देखना है, जब भी मदर जितनी बार भी विजिट पे आ रही है हमें वेट चेक करना है, क्योंकि नॉर्मली जो वेट है वो लगभग, जैसा कि मैंने बताया है क्लासेस में भी, कि लगभग 12 केजी या 11 से 12 केजी वेट नॉर्मल बेबी का, मदर का बढ़ता है, मैटरनल वेट। ठीक है, अब उस मैटरनल वेट में 6 किलो जो वेट होता है वो मदर का ही होता है, और 6 किलो रिप्रोडक्टिव वेट होता है। रिप्रोडक्टिव वेट का मतलब है प्लेसेंटा का वेट, फीटस का वेट, और लाइकर यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का भी वेट इसमें इंक्लूडेड होगा। तो हर मतलब बार, जितनी बार भी विजिट पे मदर आ रही है, हमें क्या करना होगा, हमें चेक करना है कि जो भी मदर का वेट किस हिसाब से पुट ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, सडन एक्सेसिव गेन है तो भी हमें देखना है, क्योंकि अगर सडन एक्सेसिव वेट गेन हुआ है तो उसका मतलब है कि मदर, ये एक साइन है प्री इक्लम्पशिया का, मतलब एकदम से वेट भी नहीं बढ़ना है, धीरे धीरे वेट बढ़ना होगा। और एकदम अगर वेट बढ़ जा रहा है तो वो ये शो कर रहा है कि हो सकता है मदर को प्री इक्लम्पशिया हो रहा है। व्हाट इज प्री इक्लम्पशिया? प्री इक्लम्पशिया का मतलब है कि जब मदर का हाइपरटेंशन हो जाता है। हाइपरटेंशन मतलब बीपी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कितना, लगभग बीपी 140 से ज्यादा हो रहा है, 140/90 से ज्यादा अगर दिख रहा है बीपी, तो वो क्या है, डेंजरस साइन है किस बात का, कि आपको प्री इक्लम्पशिया हुआ है। और इक्लम्पशिया क्या होता है? इक्लम्पशिया का मतलब बीपी भी बढ़ा हुआ है और आपको क्या है, कन्वल्शंस यानी सीजर्स भी आ रहे हैं। उसके बाद क्या है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में हमें क्या देखना है, निप्पल्स की कंडीशन देखनी है कि जो आपका ब्रेस्ट है वो फ्लैट है या थोड़ा इन्वर्टेड हुए हैं। और टू इंश्योर ब्रेस्ट फीडिंग इन द फ्यूचर, स्क्रीनिंग फॉर लम्प इज ऑल्सो एसेंशियल। यानी ब्रेस्ट जो एग्जामिनेशन इसलिए करना है, ये देखना कोई लम्प तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कोई गांठ वगैरह पहले से हो, क्योंकि हमें अब ये देखना है कि मदर की बॉडी पूरी तरीके से डिलीवरी के बाद के लिए भी प्रिपेयर करनी है। तो ये देखना है कि लैक्टेशन होगा, क्योंकि बाद में तो क्या निप्पल्स अभी भी फ्लैट है या थोड़ा बहुत इरेक्ट हो रहे हैं। मैंने जब पढ़ाया था फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो मैंने बताया था कि जो निप्पल्स हैं वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, इन्वर्ट, मतलब आगे के लिए थोड़े उभरेंगे, तो क्या वो चीज दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है, इस चीज को हम चेक करेंगे। उसके बाद एडिमा देखेंगे, ये देखेंगे कि मदर जो है उसके एंकल्स में, फेस पे, फिंगर्स पे स्वेलिंग है या नहीं है, ये चीज को चेक करेंगे। और पिटिंग एडिमा हो रहा है, अगर पिटिंग बहुत, मतलब अगर आप उस जहां पे एडिमा हुआ, जहां पे स्वेलिंग हुई है, उसको आपने टच किया है तो आपका गड्ढा हो जा रहा है उस स्पेस पे, तो उसका मतलब है पिटिंग एडिमा है। और पिटिंग एडिमा हो रहा है, बहुत ज्यादा एडिमा है, तो वो कभी कभी साइन भी हो सकता है प्री इक्लम्पशिया का। तो ये सारी चीजों को हमें चेक करना होगा। ठीक है, उसके बाद एसेंशियल रूटीन इंटरवेंशंस, इन्वेस्टिगेशंस। रूटीन इन्वेस्टिगेशन भी हमें कराना है, हमें एचबी लेवल देखना है, यानी कि हमें हीमोग्लोबिन चेक करना होगा। ये क्यों चेक करना है? ये इसलिए चेक करना है क्योंकि हमें ये देखना है कि मदर को कोई एनीमिया तो नहीं है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया इज कॉमन ड्यू टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। इफ एचबी इज मोर देन 11 ग्राम, एक्स्ट्रा आयरन थेरेपी इज इनिशिएटेड। ठीक है, उसके बाद क्या है, ब्लड ग्रुप एंड आरएच टाइपिंग। हमें ब्लड ग्रुप बहुत जरूरी चेक करवाना होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि अगर मदर नेगेटिव है और फादर पॉजिटिव है तो इससे क्या हो सकता है कि फर्स्ट बेबी तो आराम से डिलीवर हो जाएगा, लेकिन सेकंड बेबी में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे मदर का और बेबी का ब्लड नहीं मिसमैच हुआ, मतलब कांटेक्ट में नहीं आया, लेकिन जब डिलीवरी के समय जो भी बच्चे का ब्लड क्या होगा, मदर के कांटेक्ट में आएगा, तो हो सकता है उसके लिए एंटीबॉडीज तैयार कर ले मदर, जो क्या होता है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी होती है। तो अगर मैं डिटेल में थोड़ा सा जाऊं आरएच की तरफ, तो अगर मदर नेगेटिव है और जो फादर है वो पॉजिटिव है, तो क्या होता है कि जो मदर होती है उसका जो ब्लड ग्रुप है, अगर बच्चे का भी ब्लड ग्रुप क्या हुआ, फादर के ऊपर जाता है, पॉजिटिव जाता है, तो क्या हो सकता है, जो मदर है उसके जो ब्लड है वो क्या कर, उसके जो मतलब जो उसके इम्यून सिस्टम है वो क्या कर सकता है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सकता है। तो फर्स्ट बेबी सेफ रहेगा, लेकिन सेकंड बेबी में हो सकता है वो एंटीबॉडीज रेडी हो और बच्चे का ब्लड ग्रुप इस बार पापा की तरह ही है, तो क्या हो सकता है कि वो जो एंटीबॉडीज हैं वो उस बच्चे को किल कर सकती हैं। तो इसीलिए हमें बहुत जरूरी है ये बात को जानना। और अगर हमें दिखता है ऐसा कुछ है तो एंटी डी का क्या करेंगे, हम इंजेक्शन रिक्वायर है, एंटी डी का इंजेक्शन हम लगाएंगे कि ऐसी कोई कंडीशन है तो एंटी डी का इंजेक्शन हम इंजेक्ट करेंगे। उसके बाद है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट क्यों करना है हमें? हमें यूरिन टेस्ट में ये पता करना है कि क्या प्रोटीन तो नहीं यूरिन में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो वो किसका साइन हो सकता है, वो प्री इक्लम्पशिया का साइन हो सकता है। प्री इक्लम्पशिया के साइन में अगर हम बात करें तो एडिमा, पिटिंग एडिमा अगर दिख रहा है
तो प्री इक्लेम्पशिया हो सकता है। उसके अलावा क्या है, अगर प्रोटीन भी प्रेजेंट है आपके यूरिन में तो वो भी प्री इक्लेम्पशिया का साइन ही माना जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ शुगर इंडिकेट्स, अगर शुगर का प्रेजेंस है किसमें, यूरिन में, तो वो किसकी तरफ इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है जस्टेशनल डायबिटीज को। ठीक है, तो अगर शुगर भी बढ़ा हुआ है और किसमें, जब हमने यूरिन का टेस्ट कराया है तो वो भी आपके जस्टेशनल डायबिटीज की तरफ इंडिकेट कर रहा है। इसीलिए ये सारे चेकअप, रूटीन चेकअप जरूरी हैं। उसके बाद क्या चेक करना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है। अल्ट्रासाउंड जो है वो हम सभी जानते हैं प्रेगनेंसी में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो वायबिलिटी को दिखाएगा कि फीटल वायबिलिटी है, फीटल की क्या ग्रोथ हो रही है, या फिर उसकी क्या जस्टेशनल एज है, या फिर ट्विंस तो नहीं है बेबी, या कोई फिजिकल अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। वो सारी चीजें यूएसजी में क्लियरली विजुअल हो जाएंगी, इसलिए हम यूएसजी को कराएंगे। उसके बाद बात आती मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो क्या है, वो है न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड डाइट। न्यूट्रिशनल सपोर्ट बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय मदर को बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जो कि आपके डाइट से मिल जाएंगे। तो हमें बैलेंस डाइट देनी है, सबसे पहली चीज तो बैलेंस डाइट देनी है। द डाइट शुड प्रोवाइड एक्स्ट्रा 300 टू 350 कैलोरीज पर डे, यानी कि आपको 300 से 350 कैलोरी चाहिए ही है। ठीक है, प्रोटीन्स, जो भी प्रोटीन्स है वो बहुत जरूरी है क्योंकि जो प्रोटीन है वो क्या करते हैं, बेबी के जो भी ग्रोथ हो रही है, सेल ग्रोथ हो रही है, हम सभी जानते हैं प्रोटीन का काम क्या होता है, सेल ग्रोथ का। तो जो बेबी, क्योंकि बेबी तो अभी ग्रोइंग स्टेज में है या डेवलपिंग स्टेज में है, तो बेबी को क्या को जो है प्रोटीन जो है वो क्या देगा, मतलब उसके जो भी सेल्स हैं उसको ग्रो करने में हेल्प करेगा। इसलिए प्रोटीन मदर को जरूर लेना है, अच्छे अमाउंट में लेना है। उसके बाद क्रूशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, आयरन लेना है। ठीक है, जो कि आयरन लेंगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा, आपको बढ़िया क्या है, आपको अनीमिया नहीं होगा, उससे आपके बॉडी में बहुत अच्छा क्या होगा, एचबी मेंटेन रहेगा। और क्या है, कैल्शियम लेना है क्योंकि कैल्शियम से क्या होगी, बेबी की बोन्स बनेंगी। उसके अलावा फॉलिक एसिड लेना है। फॉलिक एसिड प्रिवेंट करता है किसको, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। ये एक डिफेक्ट है जो कि बच्चे में हो सकता है अगर आपने अच्छे अमाउंट में फॉलिक एसिड नहीं लिया। इसीलिए तो फॉलिक एसिड की टैबलेट चलाते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि फॉलिक एसिड क्या करता है, बच्चे में कोई न्यूरल डिफेक्ट नहीं होने देता। और न्यूरल डिफेक्ट क्या होता है, एक ब्रेन और स्पाइन की डिफॉर्मिटी होती है। ठीक है, तो इसके बचाने के लिए मदर्स को क्या दिया जाता है, मदर्स को क्या दिया जाता है, फॉलिक एसिड दिया जाता है ताकि ब्रेन में बच्चे के कोई भी कंडीशन ना हो। ठीक है, उसके बाद एडिक्वेट हाइड्रेशन, मदर को हाइड्रेटेड रहना है, डिहाइड्रेटेड ना हो मदर, इसके लिए उसे 8 से 10 ग्लास लगभग पानी पीना है डेली। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड है उसका लेवल भी मेंटेन रहता है। अब एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, वो फ्लूइड जो बेबी के सराउंडिंग में है और बेबी को क्या प्रोटेक्ट करके रखता है। वो फ्लूइड मेंटेन करने के लिए मदर को 8 to 10 ग्लासेस वाटर लेना है, और ये वाटर क्या करता है, यूटीआई से भी मदर को प्रिवेंट करता है। उसके बाद क्या है, क्लिनिकल टिप्स में क्या करना है, मदर को नेवर टेक आयरन टैबलेट्स अलोंग कैल्शियम टैबलेट्स और मिल्क, or as calcium blocks iron absorption. Take iron with lemon waters to boost absorptions. यानी कि क्या करना है, अगर आप आयरन की टैबलेट ले रहे हैं तो अगर आप लेमन वाटर के साथ ले रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट फिर क्या है, मैटरनल इम्यूनाइजेशन। क्या क्या इम्यूनाइजेशन कराना है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जो प्रेगनेंसी होगी उस फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपका फर्स्ट डोज, सबसे पहली कौन सी डोज लेनी है आपको, एडमिनिस्ट्रेशन एज ठीक है, फर्स्ट डोज लेने, द प्राइमरी एम ऑफ वैक्सीनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज टू प्रोटेक्ट बोथ बेबी एंड मदर फ्रॉम द न्यूनेटल टिटनेस, यानी टीटी का जो है इंजेक्शन है वो लगता है। ठीक है, टीटी का इंजेक्शन लगता है। तो पहला डोज कब लगना है, फर्स्ट डोज फर्स्ट प्रेगनेंसी में लगना है, फिर सेकंड डोज लगना है आपका 4 वीक में लगभग। ठीक है, और आपका जो बूस्टर डोज होता है वो लगभग, इफ द लास्ट प्रेगनेंसी अकर्ड बिटवीन विद इन 3 years, अगर जो 3 साल का बच्चा है उसी दौरान अगर आपका क्या है
प्रेगनेंसी दोबारा है तो टीटी डोज आर रिसीव्ड ओनली, सिंगल टीटी बूस्टर की जरूरत ही सिर्फ पड़ेगी। नेक्स्ट, मैनेजिंग माइनर डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी। जब भी मदर प्रेग्नेंट होती है तो कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उन चेंजेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी कई बार दिखाई देती हैं। कई बार कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग होना, बैक एक होना और कॉन्स्टिपेशन होना। तो नोजिया वॉमिटिंग क्यों होती है? नोजिया वॉमिटिंग इसलिए होती है मदर को, मतलब जब मॉर्निंग में मदर सो के उठती है तो कई बार उसको वॉमिटिंग होती है, नोजिया फील होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हाई लेवल हो जाता है एचसीजी। एचसीजी एक हार्मोन है जो आपकी प्रेगनेंसी में बढ़ता है, और इससे, इस बढ़ने की वजह से ये क्या कॉज करता है? ये नोजिया वॉमिटिंग को कॉज करता है। तो आपको क्या करना है? जैसे ही आप सो के उठते हैं, ईट ड्राई टोस्ट और बिस्किट इमीडिएटली अपॉन वेकिंग। जैसे ही आप उठेंगे तो आपको थोड़ा सा कुछ खा लेना है, उसके बाद ही आपको उठना है। कंज्यूम स्मॉल, छोटा छोटा मील लीजिए, एकदम से हैवी मत खाइए, छोटा छोटा मील लीजिए, फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड मत खाइए और बहुत ज्यादा ऑयली फूड्स को भी आप अवॉइड करिए। उसके बाद बैक एक, बहुत सारी लेडीज को बैक एक की प्रॉब्लम दिखाई देती है। एक्सपेंडेड यूट्रस शिफ्टेड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि जो मदर का यूट्रस है वो शिफ्ट हो रहा है, उसकी जो साइज है वो बढ़ रहा है, तो वो अपनी पोजीशन से थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। तो और वाइल द हार्मोन रिलैक्सिन लूजेस लिगामेंट, और जो इस समय एक हार्मोन है जिसका नाम है रिलैक्सिन, ये हार्मोन जो है वो लिगामेंट्स को भी लूज कर रहा होता है, जिसके वजह से बैक एक लेडी को होता है। अब जब ये बैक एक होता है तो क्या करना है? आपको फ्लैट शूज पहनने हैं, हील्स नहीं पहननी है, और क्या करना है? सिट विथ प्रॉपर बैक पोजिशन, बैक सपोर्ट, आपको बैक सपोर्ट के साथ में बैठना है, कोई सपोर्ट ले लीजिए उसके बाद आप बैठिए, ठीक है। स्ट्रिक्टली अवॉइड फिटिंग लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स, कोई भी बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स हो आपको नहीं उठाना है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन स्लो डाउन इंटेस्टाइनल मूवमेंट। जो प्रोजेस्ट्रॉन, हम सभी जानते हैं कि डेली जो भी आपकी प्रेगनेंसी है उसको मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन क्या होता है, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका रहता है, मेंटेन रहता है, और ये जो आपका प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है ये आपकी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करवाता है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये तुम्हारे जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट है वो क्या करता है? स्लो कर देता है। अब जब इंटेस्टाइन का मूवमेंट स्लो हो जाएगा तो जो भी आपका जो स्टूल है वो बाहर नहीं आ पाएगा, वो टाइट हो जाएगा, इस वजह से मदर को कॉन्स्टिपेशन होता है। और उसके अलावा जो मदर आयरन सप्लीमेंट्स भी ले रही हैं तो उसके वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो क्या करना है इस दौरान? मदर को क्या करना है? फाइबर इंटेक बढ़ाना है, ग्रीन वेजीज को खाना है, फ्रूट्स को खाना है, बहुत सारा पानी पीना है, और छोटी छोटी वॉक्स थोड़ी थोड़ी देर में लेनी है। वॉक करते रहना है कहने का मतलब है मदर को। उसके बाद आइडेंटिफाई हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अब हमें क्या है इस दौरान ये पता करना बहुत जरूरी है कि ऐसी कोई जो मदर विजिटिंग पे आ रही, क्या उसको एनीमिया तो नहीं है, क्या उसको जेस्टेशनल डायबिटीज तो नहीं है, क्या उसको प्री इक्लेम्शिया तो नहीं है, या उसको मल्टीपल प्रेगनेंसी या ट्विंस प्रेगनेंसी पहले तो नहीं हुआ है। ये सारी चीजें हमें बहुत जरूरी है इस वाली प्रेगनेंसी में पता होना। फिर अब हमें मदर को हेल्थ एजुकेशन देनी है। क्या क्या चीजें बतानी है? पर्सनल हाइजीन के बारे में बताना है कि डेली आप बात करिए, आपको नहाना रोज है, लूज कपड़े पहनिए, बहुत ज्यादा आपको टाइट कपड़े नहीं पहनना है, कंफर्टेबल क्लोथिंग लेनी है, कॉटन क्लोथ्स को ज्यादा प्रेफर करना है अगर ये मतलब समर्स है तो, ठीक है। उसके अलावा जेनेटिक हाइजीन, जेनाइटल हाइजीन को मेंटेन करना है, ठीक है। यानी कि जो भी आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको बहुत स्ट्रिक्टली आपको हाइजीनिक रखना है, और इससे क्या होगा? इससे यूटीआई से आप प्रिवेंट रहेंगे। अच्छा स्लीप लेना है, लगभग 2 घंटे आपको दिन में सोना है और 8 घंटे की नींद आपको नाइट टाइम लेनी है, ठीक है। ऑलवेज लेफ्ट पोजीशन में आप लेटिए, लेफ्ट लेटरल, मतलब आपको साइडलाइन पोजीशन लेके लेटना है, उससे सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। उसके अलावा एक्सरसाइज करनी है, लाइट एक्सरसाइज करनी है, हैवी डंबल्स को नहीं उठाना है, मतलब ठीक है। लाइट वॉक करिए, थोड़ा योगा कर सकते हैं आप, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है। और जो भी अल्कोहल है, स्मोकिंग है, इन सबको हमें क्या करना है? अवॉइड करना है।
प्रिपरेशन ऑफ डिलीवरी, अब कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, क्योंकि जब लास्ट में जो लास्ट टाइम आएगा आपका, तो हमें क्या क्या बता देना है मदर को कि आपके पास में एक बैग पैकिंग करनी है आपको, क्योंकि बर्थ प्रिपरेशन अब जो लास्ट के ट्राइमेस्टर में आएगी ना मदर, तो उसे बताना है कि देखिए अब जब आप आएंगे तो आपको एक हॉस्पिटल बैग तैयार करना है। उस बैग में आपके न्यूबॉर्न बेबी के क्लोथ्स होंगे, आपके क्लोथ्स होंगे, ठीक है, सैनिटरी पैड्स होंगे आपके पास में, उस बैग में आपको तैयार करना है। बेबी के लिए एक ब्लैंकेट भी आपको रखना है। उसके अलावा आइडेंटिफाई हॉस्पिटल, आपको क्या करना है कि ये चीज को दिमाग में रखना है कि आप जो जहां पे भी, जैसे जहां अगर आपने पूरी केयर जहां से ली है वो आपके पास में ही है, या फिर कोई भी इमरजेंसी आती है तो आपको कौन से हॉस्पिटल में वहीं डिलीवरी करानी है जहां से आप एंटीनेटल केयर ले रहे थे, या तो अगर वो बहुत दूर है तो आपको एक ऑप्शन भी रेडी रखना है। उसके बाद अरेंज करना है ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट का भी आपको अरेंजमेंट रखना है कि आप कैसे जाएंगे, एम्बुलेंस या फिर ये सारी चीजों का नंबर आपके पास में पहले से अवेलेबल होना चाहिए। और आपको इस बात का भी इमरजेंसी रेडीनेस रखना है कि कोई भी इमरजेंसी होती है तो इस दौरान आपको ब्लड वगैरह के लिए आपको क्या करना है, पहले से इंश्योरिटी रखनी होगी। ओके, अब आउटकम्स क्या हैं? सबसे पहले हमें क्या करवाना होता है, असेसमेंट करना है, यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले ये हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन ये करना होगा हमें। मतलब अगर हम पूरा एक आउटलेट देखें कि क्या होती है सेफ डिलीवरी के लिए, क्या क्या जरूरी है, तो सेफ डिलीवरी अगर करानी है तो पहले असेसमेंट करा लो, कंफर्मेशन प्रेगनेंसी हो जाए, सब ठीक है, प्रेगनेंसी बेबी ठीक है, एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, सारे चेकअप्स में आप बिल्कुल ही लैब रिपोर्ट्स करेक्ट आ रही हैं, सारी जो भी वैक्सीनेशन है वो लगे हुए हैं अच्छे से, तो उसके बाद बेबी जो भी डिलीवर होगा वो सेफ डिलीवर होगा। कंक्लूजन यही है कि आपको क्या है, जो भी रेगुलर आप अगर आपने एंटीनेटल केयर लिया है, आपने सारे विजिट्स लिए हैं, तो बेबी और मदर दोनों ही हेल्दी क्या होंगे, डिलीवर, मतलब मदर तो अच्छा बेबी डिलीवर करेगी। ओके, तो दिस इज अबाउट एएनसी मींस एंटीनेटल केयर। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और ये सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करिएगा अपनी नोटबुक में और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये वाइवा और आपके एकेडमिक्स दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी भी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें आपको क्या दिमाग में रखना है, विजिट दिमाग में रखना है, बाकी एक्सरसाइज और आपका न्यूट्रिशन और वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें ही इसमें आएंगी। बहुत ही ईजी है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।